हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुमन में। आप लोग कैसे हो और किस तरह से आपकी सीटेट की पढ़ाई चल रही है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप कितना स्कोर अभी कर रहे हो। मैं उन छात्रों से बात करना चाह रही हूँ जो 130 प्लस स्कोर करना चाहते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि 130 प्लस स्कोर करने के लिए आपको पूरे दिन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको ये पता होना चाहिए कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। सबसे बड़ी बात कि क्या छोड़ना है। 130 प्लस लाना की कोई गारंटी नहीं है कि हम 130 प्लस स्कोर कर लेंगे, कोई भी गारंटी नहीं है, बट हम उसके लिए कोशिश तो कर सकते हैं, है ना, राइट। बट आप कोशिश करो। इस चीज़ के लिए क्या कर सकते हो आप, इसके लिए बने रहिएगा। इस वीडियो में मैं पूरी स्ट्रैटेजी बताऊंगी, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले अपने टारगेट को तय कीजिए। टारगेट का तय करने का मतलब है कि आपका माइंड में जो चल रहा है कि हमें सीटेट पास करना है, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको सीटेट में 130 प्लस स्कोर करना है। तो आपको जब भी आप टेस्ट लगाते हो तो उसमें भी आपका 130 प्लस होना चाहिए। अब आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना और क्वालिफाई करने से सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना है कि आपका क्वेश्चन सही हो, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में क्वेश्चन सही हो। अगर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में क्वेश्चन सही होंगे तभी आप 130 प्लस में स्कोर करेंगे। आपका मेन टारगेट यही होना चाहिए अभी के क्वेश्चंस की जो अटेम्प्ट है वो बढ़े और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स इम्प्रूव हो, सही हो आंसर्स, ठीक है। इसके लिए अब ये नहीं कि आप पूरा एनसीईआरटी लेके बैठ जाओ इस टाइम में पढ़ने के लिए, क्योंकि अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम एनसीईआरटी पढ़ें, है ना। इसका मतलब ये नहीं कि आप एनसीईआरटी पढ़ने बैठ जाओ या फिर नई नई वीडियोस देख रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे ही करते हैं, अरे मुझे तो 130 प्लस स्कोर करना है, मैं नई नई वीडियोस, नई नई किसी का नोट्स, आप भी नोट्स दे दो, आप भी नोट्स दे दो, आप भी पीडीएफ दे दो। तो ये वाली गलती नहीं करनी है आपको कि हर जगह से आपने नोट्स और पीडीएफ इकट्ठे करने स्टार्ट कर दिए, न्यू बुक्स, ये भी बुक पढ़ लेता हूँ, ये भी ले लेता हूँ, वो भी ले लेता हूँ। ये वाले काम बिल्कुल नहीं करने हैं इस टाइम। सबसे बड़ी गलती आप लोग यही करते हो। मुझे अभी भी कमेंट आते हैं, दीदी इसका नोट्स ले लूँ, उसका ले लूँ, आपका अभी दे दो, इसका भी वीडियो कर रहा हूँ, वहाँ पे भी कर रहा हूँ, ये वाली भी बुक ले लूँ। नहीं करना है, ओके। और दूसरी सबसे बड़ी गलती जो करते हैं वो क्या करते हैं कि पीवाईक्यू तो लगाते हैं। मेरा कहना होता है कि आप मैराथन देख करके सिलेबस कंप्लीट करिए और पीवाईक्यू लगाइए, बट जो पीवाईक्यू लगाते हैं, आप 135 या फिर 130 प्लस स्कोर करने वाले हो तो आपको पीवाईक्यू एज अ पीवाईक्यू या एज अ क्वेश्चंस नहीं देखना है। आपको पीवाईक्यू में क्वेश्चंस के पैटर्न देखने हैं, किस टॉपिक से क्वेश्चंस हैं, किस तरह के क्वेश्चन है, कैसे घुमाया गया है क्वेश्चंस को। क्वेश्चन समझिए पहले, ठीक है, कि क्वेश्चन को कहाँ से उठाया गया है। और प्याजे, कोहलबर्ग, वाइगुत्स्की, इन सब से क्वेश्चंस दो दो उठाए जाते हैं कभी कभी। एक ही प्याजे वाला ही एक ही पीवाईक्यू में देखना, आप दो दो क्वेश्चंस दिख जाएंगे। कभी कभी वाइगुत्स्की और प्याजे को कंपेयर करके दे देगा और बोलेगा कि कथन कारक में ये बताइए कि ये क्या है, सही है गलत है, दूसरे का सही बोल रहे हैं। तब आपको ये चीज़ क्वेश्चन का पैटर्न समझना है कि क्वेश्चंस कहाँ से उठा रहे हैं। पहली बात तो ये टॉपिक आपको उस पीवाईक्यू में देखना है। पीवाईक्यू क्वेश्चन समझ के सॉल्व नहीं करना है, पीवाईक्यू को हमें एनालिसिस करना है। पीवाईक्यू ही हमें स्कोर कराता है, पर हम क्या करते हैं, अच्छा क्वेश्चन सॉल्व किया है ना, यही करते हैं और मार्क्स देख लिया, बस हो गया, गलत हो गया तो थोड़ी बहुत रिविजन कर लिया, पर हम उस क्वेश्चन को नहीं समझते हैं। आपको क्वेश्चन को समझना है कि हमारा जो पीवाईक्यू है उसमें कहाँ कहाँ से ऑप्शन डाला है, क्या क्या ऑप्शंस है, उस क्वेश्चंस को एनालिसिस करना है आपको। अगर आप उस पैटर्न को समझ गए ना, लास्ट के 5-6 साल के क्वेश्चंस के आप पैटर्न समझिए, क्वेश्चंस को देख लिया होगा आपने। अगर आप यहाँ तक आए हो तो आपने हर चीज़ किया होगा। बस अब आपको करना है कि क्वेश्चंस के पैटर्न देखने हैं। पहले वाले 5 क्वेश्चंस में किस तरह के पैटर्न होते हैं और क्या होते हैं। तो जो लगातार पैटर्न चली आ रही है 70% तो वही पैटर्न होती है, बट थोड़ी बहुत आगे इम्प्रूव हो रही है। और फरवरी वाला जो एग्ज़ाम था मेरा वाला, उसमें मैंने देखा है कथन कारक वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जितना हो सके कथन कारक वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि वो बहुत टाइम टेकिंग होती है। इतना टाइम लेगा कि पहले तो पहला कथन ही टाइम लेगा, फिर कारक ही टाइम लेता है, फिर उन दोनों को कंपेयर करना होता है, फिर आंसर में बताना होता है कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। और आपको ध्यान देना है कि क्वेश्चन किस टॉपिक से है, किस तरह से पूछा जा रहा है,
क्या ऑप्शंस रहते हैं, ये चीज़ें आपको PYQ से एनालिसिस करनी है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है, ठीक है। और एक चीज़ कि PYQ में आप जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ध्यान दीजिएगा कि एक ही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन क्या पिछले साल रिपीटेड है, ये चीज़ को आप पक्का नोटिस कीजिएगा। और इन टॉपिक से पिछले जो 5 साल का क्वेश्चन है, क्या हर साल ये क्वेश्चन रिपीटेड हो रही है। दूसरा बात, EVS में देखिएगा, स्थौल वाले, हाथी वाली, सांप वाले, सांप के 2 दांत वाले, दार्जिलिंग चिड़िया वाली, फिर एक आता है उसमें हाथी कितना किलो खा लेता है, बंदर कितने घंटा सोता है, मतलब इस तरह के क्वेश्चंस तो बहुत सारे देखने को मिलते हैं जो कि रिपीटेड है। तो आपको देखना है कि कौन सी ऐसे क्वेश्चन है जो रिपीट हो रही है और वो क्वेश्चन एज इट इज़ क्वेश्चन आते हैं पेपर में, ठीक है। हाथी 200 किलो खाता है या 100 किलो खाता है, 200-100 में कन्फ्यूजन कर देगा। और मेरे वाले में भी क्वेश्चन आया था, पिछले साल भी, उसके पिछले साल भी आया था। तो आपको ये चीज़ें कंपेयर करनी है, ठीक है ना। अब आपको 135 प्लस क्रॉस करना है तो आपको मेन टॉपिक आपको PYQ से तो मिल जाएगा, बट उसमें भी सबसे मेन चीज़ें होती हैं जो कि मैंने आप लोगों के लिए लिख के लाई हूँ कि आप लोगों को मैं बता सकूँ। जैसे प्याजे, वाइगोत्स्की लिख लीजिएगा प्लीज़, प्याजे, वाइगोत्स्की और कोहलबर्ग, ये 3 तो हैं ही कंपलसरी। ब्रूनर की थ्योरी चौथे। फिर लर्निंग वाला चैप्टर से कर लीजिएगा कि अधिगम से क्या अभिप्राय वगैरह। फिर इंटेलिजेंस, ठीक है, मोटिवेशन, उसके बाद है इंक्लूसिव एजुकेशन, उसके बाद है असेसमेंट, लर्निंग डिफिशिएंसी और चाइल्ड डेवलपमेंट का मतलब कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। बस इतने टॉपिक है, आपने लिख लिया होगा, आप इसको लिख लीजिएगा। और इन टॉपिक्स को जब भी आप नोट्स रिवीजन करने बैठे एक बार ज़रूर देख के जाएं, ठीक है। ये CDP का रहा। अब मैं बताती हूँ लैंग्वेज के लिए। लैंग्वेज में आपको तो पैसेज फ्री का मार्क्स देख के जाता है, क्योंकि हमें उसके लिए अलग से कुछ नहीं करना पड़ता है, बस थोड़ी बहुत आप प्रैक्टिस करके जाओगे तो वो अच्छे स्कोर दे देंगे आपको, है ना। बट हमें पेडागोगी में थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो पेडागोगी की ज़्यादा टॉपिक नहीं है, थोड़ी बहुत टॉपिक है, उसको आप लिख लीजिए, आप उनको बार बार रिपीट कर लीजिएगा, वो बहुत हेल्पफुल होगा। पहला आपका टॉपिक रहेगा उसमें कि आपको तो सबसे ज़्यादा नंबर उसमें तो कॉम्प्रिहेंशन और लैंग्वेज का PYQ ही प्रैक्टिस करने से आपका हो जाता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि लैंग्वेज में आपको सबसे ज़्यादा करना चाहिए भाषा वाला। मुझे 3 हैं जो कि प्रॉपर लगता है। एक भाषाई सूत्र जो कि 3 आयामी सूत्र है भाषा का, लैंग्वेज वाला, और भाषा अधिगम, ठीक है। भाषा अधिगम और भाषा अर्जन कि बच्चा भाषा खुद सीख रहा है और एक भाषा बच्चे को पढ़ना पड़ रहा है। जो खुद सीख के आता है वो तो घर का लैंग्वेज है ना, और जो स्कूल में जाके सीख रहा है वो अर्जन है या अधिगम है। ये इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। तो ये वाले टॉपिक क्लियर कर लीजिए, मूल्यांकन वाले टॉपिक क्लियर कर लीजिए, हो जाते हैं। पेडागोगी ज़्यादा हिंदी की हार्ड नहीं है, आपने CDP किया है उसी से रिलेटेड ऑलमोस्ट क्वेश्चन होते हैं। और नेगेटिव पॉजिटिव टैग वर्ड तो आपके पास है। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा मैथ्स में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप 135 के लिए पढ़ रहे हो तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कोई मतलब नहीं है कि आप इसको छोड़ दो। और मैथ्स इतनी ईजी है, आपको उसमें इकाई दहाई सैकड़ा वाला प्लस करने वाला ऐड करने वाला आता है, वो तो 1 सेकंड में चुटकी में काम हो जाए है। HCF LCM ये वाले क्वेश्चंस आते हैं, नहीं कर पाओगे। भिन्न के जोड़, भिन्न के घटाओ, ये नहीं आते आपको। फ्रैक्शन वाले, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। आप बताओ, आयत का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का भुजा निकाले, तो ये सब नहीं आती है आपको। डिविजिबल रूल्स, डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 4, अगर नहीं पता है तो अभी भी टाइम है, आप उसको पूरे अच्छे से डिटेल में देख लीजिए। और पेडागोगी में सबसे इम्पॉर्टेंट वेन हिले का नियम और जियोजेब्रा, जियो बोर्ड्स और सिमेट्री से एक क्वेश्चन तो कंफर्म रखा हुआ है। सिमेट्री का A to Z आपको सिमेट्री अपने कॉपी में बनाना है और उसके सिमेट्री लाइन करके देखने हैं, ठीक है। और जो वर्ग है यानी कि स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है, इन तरह के जितने भी शेप्स हैं, सारे शेप्स का आपके पास सिमेट्री होनी चाहिए कि कितने सिमेट्री बन रही है। सर्कल में अनलिमिटेड सिमेट्री सिमेट्री हो सकते हैं, बट स्क्वायर में कितने सिमेट्री बनेंगे, रेक्टेंगल में कितने बनेंगे, ट्रायंगल में कितने सिमेट्री बनेंगे। तो ये क्वेश्चंस 1 नंबर आपका फिक्स है, क्योंकि हम 35 के लिए पढ़ रहे हैं, 30+ स्कोर के लिए पढ़ रहे हैं, तो हमारे लिए एक क्वेश्चंस का सही होना बहुत मायने रखता है।
तो ये सिमेट्री वाले क्वेश्चंस 100% एक आते हैं, ठीक है। और वेन हेले का नियम एकदम 100% है, 1 से 2 क्वेश्चन देता है। तो आपको ये वाला करना है, जियोजेब्रा, जियोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, ये वाला पढ़ना नहीं है, ये थ्योरी है कि बच्चा एबकस से कैसे सीखता है, कौन सी चीज़ है, क्या है एबकस, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप देख लीजिएगा तो आपको आ जाएंगे। और क्या मूल्यांकन वाले क्वेश्चंस रहते हैं कि बच्चे को किस तरह से कंपेयर करते हैं, अधिगम क्षमता विकसित करने के लिए बच्चों को कैसे पढ़ा सकते हैं, है ना। और चाइल्ड सेंटर तो है ही, NEP 2020 तो है ही, NCF 2005 तो है। तो इस तरह से आपको इन सारे चीज़ों को करना पड़ेगा क्योंकि आप 135 के लिए पढ़ रहे हो, ठीक है। EVS में आप PYQ लगाइए, क्योंकि मैंने EVS का ना PYQ से क्वेश्चंस हर बार क्वेश्चंस रिपीटेड देखी है। कॉन्सेप्ट के लिए मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि पेडागोगी तो हमने जो CDP में पेडागोगी पढ़ा है ना, बहुत ईजी होता है। अगर आप 135 के लिए पढ़ रहे हो तो आपको पता होगा बहुत ईजी होता है। प्रॉब्लम आती है थोड़ी बहुत कंटेंट में, वो कंटेंट पता है याद नहीं रहता है कि हाथी 200 किलो खाता है या 100 किलो खाता है, इस तरह के क्वेश्चन कंफ्यूज करेगा वहाँ पे। तो आपको पता होना चाहिए कि 100 किलो खाता है, ना कि 200 किलो, ठीक है। स्लॉथ 12 घंटा सोता है या 14 घंटा सोता है? सोता तो है 10 घंटा से ज़्यादा ही, पर कितना घंटा सोता है, ये चीज़ें हमें। अब गर्दन जो है चिड़िया अचानक से घुमाती है, चिड़िया घुमाती है, उल्लू घुमाता है, पूरा सर्कल को पीछे तक घुमा सकता है, कौन घुमा सकता है? जानवरों को ब्लैक एंड वाइट रात में दिखता है या दिन में दिखता है या हमेशा दिखता है? तो इस तरह की क्वेश्चंस जो है हर बार रिपीटेड होते हैं EVS का, और ये सारी थ्योरी आपके NCERT से ली गई है, ठीक है। आप लोगों ने बहुत सारे नोट्स बना लिए होंगे, बट आप उनको रिवीजन करिए। मैं सीरियसली बताती हूँ, EVS का मुझे थोड़ा सा ये NCERT बेस्ड था तो थोड़ा सा टफ लगता था, तो मैं उसको रिवीजन करती थी। सुबह उठ के एक बार बस रीडिंग करती थी, ना कि रट्टा लगाती थी, वो अपने आप याद हो जाता है। लद्दाख में कैसे घर होते हैं, आसाम में कैसे घर होते हैं, किस तरह से लोग स्कूल जाते हैं, पूल पार करके जाते हैं, तो ये चीज़ें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बस इन सब चीज़ों से हर बार एक एक क्वेश्चन उठा के डालता है। किसी बार लद्दाख का घर बता दिया, किसी बार आसाम का घर बता दिया, किसी बार मनाली का घर बता, तो इस तरह से हर बार कहीं ना कहीं किसी किसी से पूछता है, बट NCERT से पूछता है। और एक है अलबरूनी जो उज्बेकिस्तान से आया था, ठीक है, तो इसके बारे में एक बार पढ़ लीजिएगा। और चिराव जनजाति, उड़ाव जनजाति है, फिर कुड़ुक कौन सी भाषा है, झारखंड की भाषा है, और ये क्वेश्चंस बार बार रिपीटेड हो रही है। आप लोग बस इतना कर लीजिएगा ना, इनफ है। बट आपको चाहिए कि 135 प्लस, तो आपको हर एक टॉपिक को अच्छे से क्लियर करना होना चाहिए। और 20 दिन है, 20 दिन बहुत होते हैं आपका उस पेपर के लिए कि आप अभी तक पढ़ चुके हो थोड़ी बहुत, तो आपको थोड़ा सा और पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। 130 प्लस लाने के लिए सबसे सीक्रेट बताऊँ मैं, सबसे सीक्रेट अभी मैं स्टार्ट करती हूँ। सीक्रेट में है 3, आप अपने पढ़ाई जोन को 3 सेक्शन में बांटिए या 3 जोन में बांटिए। पहला जोन है आपका ग्रीन, येलो और रेड। ग्रीन जोन में मैंने बांटा है, आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। ग्रीन जोन में मैंने बांटा है जो आपको अच्छे से आता है उसको ग्रीन जोन में। जैसे कि हमारे पास होता है ना, हम जब रेलवे लाइन क्रॉस करते हैं, रेलवे में बैठे होते हैं, या फिर ट्रैफिक लाइन क्रॉस करते हैं, वहाँ पे भी होती है, तो आपने देखा होगा कि 3 लाइट जलती है। ग्रीन मतलब ग्रीन सिग्नल है कि आप जा सकते हो, येलो सिग्नल है कि थोड़ी सी अभी वेट करना है, और रेड सिग्नल है मतलब स्टॉप। तो स्टॉप रेड वाला मतलब वो रेड है क्योंकि वो डेंजरस है, ठीक है, आगे डेंजरस है। रेड रेलगाड़ी जो रुक जाती है ना, रेड वाली, कुछ भी लगा दो वहाँ पे झंडा वगैरह, तो इसीलिए मेरा कहना है ग्रीन वाले में रखिए कि जो आपको अच्छे से क्लियर है। येलो वाले जोन में रखिए जो थोड़ा बहुत आता है और थोड़ा बहुत नहीं आता है। आप एक कॉपी बनाइए और एक कॉलम, कॉपी नहीं बनाना है, सिंपली एक पेज लेना है, इस तरह से पेज लेना है, इसको इस तरह से 3 भागों में लाइन से बांटना है, उसमें सिर्फ सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के टॉपिक्स लिखने हैं, ये करना है आपको, ठीक है। आपको उसमें क्या करना है, टॉपिक लिखना है कि मैंने ग्रीन जोन में ये वाला टॉपिक लिख दिया, मतलब ये वाले कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए मुझे, अब इसमें झांकने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। येलो वाले में आपको पता होना चाहिए कि ये वाला चीज़ नहीं करूँगा तो मैं भूल जाऊँगा, करना ही पड़ेगा। और रेड वाला में तो कन्फ्यूज़न वाले टॉपिक्स, और कन्फ्यूज़न जिसमें है, जिसको करना है उसको, ठीक है, इतना चीज़ कर सकते हो।
तो इस रेड वाले जोन के लिए आपको एक कॉपी बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपने एक पेपर में ये 3 जोन बना लिए ना, क्योंकि ग्रीन जोन तो आपके पास डन है, उसको एक एक बार रिवीजन करनी है, येलो जोन को थोड़ा सा रिपीटेड करनी है, बट ये जो रेड जोन है ना, इस रेड जोन वाले में जो भी टॉपिक आपकी आ रही है उस टॉपिक के लिए आप मिस्टेक कॉपी बनाओ, उस कॉपी का हेडलाइन लिखो मिस्टेक कॉपी। और मिस्टेक में जब आप टेस्ट लगा रहे हो तो उस टेस्ट में से जितने भी मिस्टेक निकल रहे हैं मतलब पूरा क्वेश्चन मत छापने लग जाओ। हम स्मार्ट स्ट्रैटेजी कर रहे हैं अभी, पूरा स्टडी के लिए आप उस टाइम वही करके क्वेश्चन लिखते लिखते रह जाओगे। अगर मान लो आपके 120 आ रहे हैं, जो 30 क्वेश्चन गलत हो, 30 क्वेश्चन लिखने में कम टाइम लगेगा, बहुत टाइम जाएगा। और हम क्वेश्चन लिखेंगे नहीं, हम सिर्फ टॉपिक लिखेंगे और सब्जेक्ट लिखेंगे, और उस टॉपिक को पूरा रिवीजन करना है आपको, क्योंकि उस टॉपिक से आपका गलत हो रहा है, ये चीज़ ध्यान रखना है। तो जो मिस्टेक कॉपी बनाई है आपने, मिस्टेक कॉपी में आपको लिखना है कि रेड जोन वाले जो कॉपी है उसमें लिखना है आपको जो भी गलत हो रहे हैं उस टॉपिक को, उस टॉपिक का नाम, या फिर उस टॉपिक को पूरा अच्छे से कॉन्सेप्ट वाइज। अगर आपके पास नोट्स हैं तो मत बनाइए, अगर नोट्स नहीं है तो इस नोट्स कॉपी में, मिस्टेक वाली कॉपी में पूरा उसको डिटेल में लिखिए, पूरा डिटेल में लिखिए। एनी हाउ आप कुछ भी कर रहे हैं उसको पूरे अच्छे से कॉपी में लिखिए कि इसका आंसर क्या है, इस टॉपिक में क्या है। आप कहीं से वीडियो ले लीजिए, कहीं से नोट्स से बनाइए, कहीं से भी बनाइए, बट उसमें आपको डिटेल में पता होना चाहिए। जब आप रिवीजन के लिए बैठो, जब आप ध्यान दो, तो वो मिस्टेक कॉपी लेके बैठो और उसी को रिवीजन करो, कहीं और आपको ढूंढना ना पड़े, बस आप मिस्टेक कॉपी उठाओ और रिवीजन कर दो। इस तरह से आपको कॉपी बनाना है, ठीक है। अब बात करते हैं कि हम क्या करेंगे कि उसी मिस्टेक कॉपी के पीछे पूरा दिन वेस्ट कर दिए। ये भी नहीं करना है कि हम पूरा दिन उस पर वेस्ट कर दिए, हमें और भी चीज़ें करनी है। तो पूरा दिन उसमें नहीं लगे रहना है, थोड़ा बहुत उस पर भी ध्यान देना है, ये चीज़ें करना है। आप करके तो देखो, इम्प्रूव ज़रूर होंगे, ठीक है। आपको स्मार्ट स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ना है। आप अगर 130+ स्कोर करना चाहते हैं तो इन सब चीज़ों को ज़रूर फॉलो कीजिए। अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत, कहीं पे भी दिक्कत आती है तो मैं हूँ यहाँ पे, कमेंट करिएगा। आप अभी टेस्ट लगाइए, कितने स्कोर आ रहे हैं, कितने मार्क्स आ रहे हैं, आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। अगर कोई दिक्कत होती है तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए बस इतना।